मित्रों, हम सब लोग एक कल जो घटना हुई है उससे बहुत ही दुखी हैं और होना भी चाहिए हम लोगों को। सबसे पहले मैं मनीषा जो बिटिया जिसकी कल जो परिनिर्वाण को प्राप्त हो गई, उसको मैं अपनी तरफ से और अपने सभी श्रोताओं और जय भीम कारवां की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और सही मायने में कहा जाए तो इस समय हम सब लगभग या एक तरह से निशब्द हैं, लेकिन हमें इस निशब्दता को तोड़ना पड़ेगा। बात है जो आप देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं, कोई नई बात मैं नहीं करने जा रहा हूं, हम सब उससे वाकिफ हैं। बेसिकली मीडिया का जो रोल है उसको आपको हमको समझना है, और यह रोल आज का नहीं है। ये 1943 में बाबा साहब ने जब अगर आप लोग पढ़े हो रानाडे, गांधी और जिन्ना जो लेख उन्होंने लिखा था, उसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने मीडिया की भूमिका को चिन्हित किया था। तो अगर उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मीडिया का रूप, या कहा जाए जो सो कॉल्ड मुख्य धारा का जो मीडिया है उसका स्वरूप क्या था और आज क्या। 73 सालों में मैं दोनों को जब देखता हूं तो कुछ भी बदला नहीं है। यह हम सब लोगों को सोचना होगा। और विशेषकर जब मैं बात कर रहा हूं मीडिया की, तो इधर चंद दिनों में जो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, या लगातार पिछले अगर कहा जाए कि 6 वर्षों से लगातार जो स्वरूप हुआ है मीडिया का, उसको देखने से लग नहीं रहा कि ये मीडिया सही में वाकई, या हम इसको मीडिया कहें या कोई और नाम दें। जैसा कि नाम चारों ओर प्रचलित हैं और दिए जा रहे हैं, फिर भी लोगों को शर्म नहीं आ रही। तो हमें इस तरह की चीजों से गुजरना पड़ेगा और इनको समझना पड़ेगा और मिलजुल कर समझना पड़ेगा। मैं पहले अपनी बात रखने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट पे बात करूंगा जो आप सब लोग परिचित होंगे उस कॉन्सेप्ट से। अगर मैं मीडिया की बात कर रहा हूं तो मीडिया सिर्फ और सिर्फ टीवी तक नहीं है, उसकी भूमिका जरूर बढ़ गई है टीवी की। मीडिया जो है उसकी भूमिका जो है टीवी आज कर चुकी है। जिस तरह से वो घरों में घुसा हुआ है, जिस तरह से आपको हर चीज निर्धारित करता है, तो विशेष भूमिका। लेकिन मीडिया के जो दूसरे माध्यम है उसको भी हम सब लोगों को वाकिफ होना चाहिए और उसकी ताकत को हमें पहचानना होगा। बिना उसकी ताकत को हम लोग जाने समझे अगर आप लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो नहीं लड़ सकते। मीडिया आपका हथियार है, और विशेषकर सोशल मीडिया जहां पर पावर और पूंजी का खेल है, सत्ता का खेल है। ऐसे में आपके लिए ये जरूरी हो जाता है कि आपका हथियार क्या है और उसको किस तरह से आपका उपयोग करना है, ये भी बहुत जरूरी है। और तीसरी बात जो है कि आपके सामने कौन है, आपकी चुनौती क्या है। इन सब बिंदुओं को आपको सिलसिलेवार समझना पड़ेगा, और समझ करके तभी आप समाज में जो आप करना चाहते हैं, जो आप अचीव करना चाहते हैं, जो हमारा उद्देश्य होना चाहिए, हम तभी लड़ाई लड़ सकते हैं। सबसे पहले आपको चुनौतियां जानने पड़ेगा कि आपके सामने कौन। हम सब लोग ब्राह्मणवाद ब्राह्मणों से, या जो हमारा सिस्टम जो सामाजिक सच्चाई है वो क्या है, वर्ना सिस्टम रहा है, कास्ट सिस्टम है, हम सब लोग इससे वाकिफ हैं। और वो हमें जो है अपने ही टूल से मारने की कोशिश करते हैं, हमेशा करते हैं। ब्राह्मणवाद क्या है इसको हम लोग मैं इस पे भी एक थोड़ी सी बात रखूंगा कि अधिकांश लोग हम लोग जानते ही नहीं कि ब्राह्मणवाद है क्या। हम उनके कहे और उनके दिए हुए शब्दों में उलझ कर रह जाते हैं। तो इसको मैं सीधे सीधे अगर आपको समझाऊं कि ब्राह्मणवाद है क्या, तो बाबा साहब के शब्दों में मैं बात रखना चाह रहा हूं। ये आपके लिए हथियार के रूप में होना चाहिए, और वो ही आपको हमारे ही हथियार से मारने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है हमें ज्यादा से ज्यादा पढ़ना और अपने नायकों को समझना, जानना, उनके साहित्य को जानना और पढ़ना लगातार। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक आप आगे कुछ कर ही नहीं सकते। तो सीधे सीधे ब्राह्मणवाद क्या, उनको तीन तरह से बाबा साहब ने समझाया, कहा कि 3 विशेषताएं होती हैं ब्राह्मणवाद की। पहला है
चातुर्य वर्ण में विश्वास करना। दूसरा, वेदों की पवित्रता और असंदिग्धता को स्वीकार कर लेना। और तीसरा जो है अंतिम है, मुक्ति का मार्ग यज्ञ होगा। ये तीनों बातें ब्राह्मणवाद की हैं। अब आपको खुद सोचना होगा कि अगर आप तीनों इसमें हैं, जो आपको हर जब भी कुछ होता है हमारे अंतर विरोध के रूप में, वो हमारे ऊपर ये टूल्स को अपना देते हैं और कह देते हैं कि तुम सब लोगों में, बहुजनों में भी ब्राह्मणवाद भरा। अंतर विरोध है, उसको हम नकार नहीं सकते, लेकिन इन तीन पैमानों पर आपको देखना होगा कि क्या सही में हम इनसे कितने आगे निकल चुके हैं, ये हमारे, या हमें सिर्फ और सिर्फ छूट डालने या और हमको अलग रखने की कोशिश करते हैं। ये बहुत जरूरी है कि इस ब्राह्मणवाद के टूल्स को आप समझें, और यही पूरा टूल समझने के बाद आप पूरे मीडिया को समझ सकते हैं। जो मीडिया है उसके पूरे समाज शास्त्र को समझ सकते हैं, समाज के समाज शास्त्र को भी समझ सकते हैं। तो पूरा जो ताना बाना है आप इस आधार पर समझिए, और वो हमें आपको हर बार इसी टूल से मारने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। कांशीराम साहब ने जानते हैं क्या कहा था? सिंपल सी एक बात कही थी, बहुत ही, कि भारत में जो है सामाजिक स्वतंत्रता को उन्होंने कहा था 4 स्तंभ: अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, कोल्हापुर के साहू जी महाराज और पेरियार। हम कितने लोग हैं जो जानते हैं? आज मैं मीडिया पे बात कर रहा हूं तो हमें अपने इन 4, जो हम चौथे स्तंभ पर ही बात कर रहे हैं, लेकिन अपने 4 स्तंभों को सामने रख करके बात कर रहे हैं। हमारे सामाजिक ताने बाने, आज जो हम जिन स्थितियों में हैं, पेरियार को आप सब लोग जानते हैं, आज बेसिकली है क्या लड़ाई? आत्मसम्मान की है। मीडिया आपको कहां से कहां पहुंचाने के लगातार उसका प्रयास है, वो क्योंकि ब्राह्मणवाद का टूल से ब्राह्मणवाद का पूरा बन चुका है। अगर आज की मीडिया को समझना हो तो एक बात, किसी की है 4 पंक्तियां, वो मैं सुनाता हूं, उससे आप समझ सकते हैं कि बेसिकली बात क्या है। किसी ने कहा है कि चापलूसी करना कोई आसान नहीं, चापलूसी करना कोई आसान काम नहीं है, हुनर चाहिए आदमी से कुत्ता होने के लिए। ये है आज का मीडिया। पिछले 6 सालों में जिस तरह से मीडिया ही नहीं, दूसरे संस्थाओं को, और किया किसके माध्यम से? मीडिया के माध्यम से। मीडिया ही निर्धारित करता, मुख्य धारा, जब मैं बात कर रहा हूं तो विशेषकर मुख्य धारा की मीडिया, जहां पर चारों ओर इस समय शांति है। हमारे मुद्दे जब भी आते हैं वो शांत हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं, या उनके लिए दूसरे मुद्दे सामने आ जाते हैं, कर दिए जाते हैं। बाबरी मस्जिद का जो है आज देख रहे हैं आप लोग, सब लोग चारों ओर वही चल रहा है, बाकी हाथरस की घटना साइडलाइन हो जाएगी। अब उस पर किस तरह से सरकार का रवैया है, वो सब उसको हाईलाइट किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, हम सब वाकिफ हैं। तो बहुत ही सोच समझ करके ये विषय मैंने रखा था, लेकिन बड़ा ही दुर्भाग्य रहा कि कल जो घटना हुई उससे हम सब लोग विचलित हो गए, और ऐसे में बड़ा ही मुश्किल हो रहा कि किस तरह से उसको, वो जहन में बार बार कौंध रही है वो घटना। कल से लगातार एक बेचैनी है, नींद भी नहीं आ रही। तो हमें एक मीडिया के स्वरूप को समझने के लिए आपको अपने स्वरूप को समझना पड़ेगा। अब दूसरा कॉन्सेप्ट है बहुजन का। बहुजन समाज, हम सब लोग जानते हैं कि अगर कांशीराम साहब की बात करूं तो उन्होंने सीधे सीधे 85% की बात की। मैं तो उससे ज्यादा भी करूंगा, क्योंकि यहाँ जो मुस्लिम है वो है कौन बेसिकली, उनको खुद जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। वो भी शूद्र ही हैं, वो भी अछूत ही हैं, वो भी इसी समाज के हैं, और उनका उसी तरह से ट्रीटमेंट होता है। तो इस तरह से हमारी संख्या अगर आप देखें तो कितनी संख्या हो जाती है, इसे कल्पना करने की भी जरूरत नहीं है, आराम से आपको इस समीकरण को समझ सकते हैं। लेकिन हम सब लोग बिखरे हुए हैं। इस बिखराव का जो वजह है वो बहुत साफ है। साफ सिंपल सा है कि हम हर चीज को समझने के बजाय, समझने का न कारण हमारा बहुत कुछ अशिक्षा है, या अपने नायकों को न जानना है, या अपने लोगों के साहित्य को न समझना है। और दूसरी बात जो अब आपको एक और बात है कि हमें इस सब से निपटने के लिए आप, जो हम एक मुहावरा प्रयोग करते हैं कि नहीं मैं तो राजनीति नहीं करता हूं, जब भी कोई बात होती है तुरंत हम अपने आप को डिनाई कर जाते हैं कि नहीं हम तो राजनीति करते ही नहीं।
हम तो अब मैं कह रहा हूं कि अब हमें ये जुमले से बाहर निकल करके, इससे बाहर निकल करके सच को कहना हो कि नहीं मैं तो राजनीति करता हूं, चाहे करो या ना करो। आपको बोलना होगा कि मैं राजनीति करता हूं, सीधे सीधे कहिए कि मैं राजनीति करता हूं, करिए। अब वो समय नहीं है जो बाबा साहब कहते थे कि नहीं पहले सामाजिक समस्या है। अब चूंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में पावर कैप्चर की भूमिका बहुत है। जब तक आपके हाथ में पावर नहीं, पावर इसमें दो, एक लोकतंत्र में सरकार है और दूसरा मीडिया हो गया, दोनों सेंटर हो गए। इन दोनों पर जब तक, और मीडिया में जो 2006 में एक अनिल चमड़िया उन्होंने एक सर्वे किया था, शोध किया था, और उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात को दिखाया था कि भारत में जो है मीडिया का वर्चस्व जातिवादी और उसमें उसकी सोच भी जातिवादी। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या स्थिति है। उसमें एक भी दलित आपको नहीं मिलेगी। बहुजन हो सकता है कि या जो है दलित पिछड़े समाज से हो सकता है एक आध अपवाद रूप में मिल जाए, लेकिन उनकी भी भूमिका नगण्य है। तो ऐसे में हो गया क्या, रोहित वेमुला ऐसे थोड़े मारा जाता है। वहां पर एक ऑब्जर्वर की भूमिका में किसी को रख दिया जाता है कि वो देखो लेकिन बोल नहीं सकते। किसी को मूछ रखने पर मार दिया जाता है राजस्थान पर, किस लिए मार दिया जाता है? पहलू खान, अखलाक, इतने लोग क्यों मार दिए जाते हैं? मारने वाला कौन है? हमें ही आपको भीड़ में कन्वर्ट करने वाला कौन है? बदलने वाला कौन है? मीडिया है, मुख्य धारा का मीडिया है। वो सेम इसी मुख्य धारा पर ही एक सर्वे कोबरा पोस्ट का स्टिंग ऑपरेशन है 2017 का, उसको आप पढ़िए तो आपको बहुत सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। उसके दो निष्कर्ष मैं आपको बताता हूँ। साफ साफ कोबरा पोस्ट जो अपने स्टिंग ऑपरेशन में करता है, उसका नाम ही दिया ऑपरेशन 136। 136 ये है कि विश्व स्वतंत्र रैंकिंग में मीडिया की भूमिका, मीडिया का स्थान कहाँ? तो भारत का स्थान 136 नंबर पर, 136वें नंबर पर, जो 2019 में 142वें नंबर पर हो गया, 6 पायदान और नीचे गिर गए। तो हमारी हम किस तरह के या मीडिया का स्वरूप क्या हो रहा है, इससे आप आकलन कर सकते हैं। और उसका दूसरा जो था, उसमें साफ साफ उस स्टिंग ऑपरेशन में ये कहा गया था कि पूरा का पूरा मीडिया तंत्र, क्योंकि कारपोरेट घरानों के हैं ये, बड़े बड़े कारपोरेट घरानों को, उनको मान्यता कौन दिया है? सरकार दे रही है। वहीं के वो कारपोरेट और सरकार, उसने लिखे साफ साफ उस पोस्ट में, कोबरा पोस्ट ने ऑपरेशन में कहा है कि मीडिया का पूरा तंत्र धन पैसे लेकर के पूरे भाजपा का हो गया। वो जो चाहता वो एजेंडा चलाता। एजेंडे कहीं और तय होते हैं और किस तरह। तो ये आपके सामने तस्वीरें हैं। ये दो मैंने 2006 में अनिल चमड़िया और कोबरा पोस्ट का उदाहरण। बाकी सब लोग, आप सब लोग वो वाकिफ हैं, हम सब जानते हैं। मैंने कहा ना कि आज से 73 साल पहले 1943 में जब उस भाषण में बाबा साहब मीडिया की भूमिका को दिखाते हैं, और आज उस समय वो गांधी और जिन्ना की आलोचना कर रहे हैं, और तब सारा मीडिया एक तरह से, पूरी तरह से उनके ऊपर टूट पड़ता है, लेकिन फिर भी वो विचलित नहीं होते हैं। वो इस हेट से अपनी ऊर्जा लेते हैं। और आज 6 आप देख लीजिए कि 73 साल बाद, 73 ईयर्स बाद आज मीडिया के, आप कुछ भी लिख दीजिए, कहीं भी लिख दीजिए मोदी के खिलाफ, आप देख लीजिए ट्रोल आर्मी आपके खिलाफ खड़ी हो जाती है, वो राफेल लेके खड़ी हो जाती है, वो सब कुछ भी लेके खड़ी हो जाती है। तो ये कोई बदलाव नहीं हुआ। तो स्थितियां बहुत ही भयंकर हैं। और इन स्थितियों में अगर हम अपने आप को बहुजन, अब मैं बहुजन की बात कर रहा हूं, कि अगर इन स्थितियों के बरस हम आप सामने नहीं आएंगे, हम आप अपने कैरेक्टर को, अपने समाज शास्त्र को, अपने चरित्र को अगर नहीं बदलते हैं, तो सब लोग मारे जाएंगे। सबका नंबर आएगा किसी न किसी दिन। आज कल मनीषा मरी है, कोई और मरेगी, कोई और मरेगी। हम सब, गाजीपुर में अभी पिछले हफ्ते की घटना, किसी कुछ यादवों को वहां पर दौड़ा के मारा गया, लेकिन कहीं कोई खबर नहीं। इतने लोग मारे जा रहे हैं, कहीं कोई खबर ही नहीं। और एक और सूचना है, कल मैं आवेश तिवारी को सुन रहा था, उन्होंने बताया बड़ी एक कहा जाए कि एमनेस्टी इंटरनेशनल, हम सब लोग जानते हैं कि किस तरह से इन सब चीजों के खिलाफ वो काम करती है, यूएन की संस्था, और वो इस देश को छोड़ के चली जा रही है। इतना क्राइम बढ़ गया है और इस तरह की चीजें।
सत्ता का ऐसा वर्चस्व कि मीडिया के साथ साथ दूसरे जो संवैधानिक संस्थाओं, संविधान खतरे में, हम सब खतरे में, और उसकी ताकत को हमें, संविधान की ताकत और अपनी ताकत को, दोनों को पहचानना होगा। बिना पहचाने आप लड़ाई नहीं लड़ सकते। बाकी गुलाम है 113 सांसद में बैठे हुए हैं, किसी की आवाज नहीं निकल रही है। जिस हाथरस में घटना हुई है वहां का सांसद भाजपा का है और वो अपने पॉकेट में गिलास लेके चलता है। जब ठाकुरों के यहाँ जाता तो गिलास लेके अपने पॉकेट में से गिलास निकाल के चाय पीता है। ये है सांसद महोदय, आप उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? और दूसरे हैं, कितने बोलते हैं, किस इशू पर बोलते हैं, किसानों की समस्याएं हैं, कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, आप समझिए। सब कुछ कारपोरेट, सारी चीजें का निजीकरण होता चला गया। मीडिया का भूमिका कहां थी? तो मेरा सिर्फ और सिर्फ इतना कहना है कि हम सबको इस पहलू, इन सब चीजों को समझना होगा और उसमें विशेष रूप से हम, अगर मैं कहूं कि हम बाबा साहब के 3 सूत्र हैं, शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो, हम अभी तीनों ही अचीव नहीं कर पाए। बस केवल हम बिना कुछ किए संगठन भी किससे बनाते हैं? स्वार्थ के लिए, लालच के लिए, पद के लिए। हम उसको अवसर के रूप में नहीं देखते हैं, न उसको अवसर के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं। हम उसको केवल दो चीजों को छोड़कर, संघर्ष भी छोड़ दिया, शिक्षा तो लिए ही नहीं। अब आप कल्पना कीजिए कि मनीषा की गर्दन की हड्डी तोड़ दी जाती, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती, और सबसे बड़ी बात उसकी जीभ काट ली जाती। अब आप याद करिए कि मनुस्मृति में क्या कहा गया था, या गुप्ता एज में क्या था? जो वेद का उच्चारण कर लेगा उसका क्या हाल होगा? क्या कर दिया जाएगा? जीभ काट लिया जाएगा। जो सुन लेगा उसका, तो आपको कहीं अंतर दिख रहा है? अगर इसके बावजूद भी अगर हमारे अंदर उबाल नहीं हो रहा है तो मुझे सोचना चाहिए। मैं तो मीडिया को आज इसके माध्यम से, मैं बेसिकली मुख्य धारा की मीडिया को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ। वो भी अपने सब कुछ, वो मर चुका है या मार दिया गया है। और साथ साथ हम जितने भी इन सब से जुड़े हुए, एक पूरा सवर्ण जिहाद चला गया, शुरू हो गया है। कल की घटना आप देखिए कि पेपर में सवर्ण समाज के परिषद एक खड़ी हो जाती है और उसके दबाव में वहां का हाथरस का पुलिस प्रशासन क्या कहता है कि नहीं, ऐसी कोई घटना हुई नहीं है, और थ्रेट कर रहा है कि ऐसी चीजें अगर की जाएंगी तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सोशल मीडिया पर इस तरह की चीजें होती हैं तो उस पर सोशल कार्रवाई। मतलब किस लेवल तक सत्ता का जो क्रूर चेहरा है वो कहां तक, किस तरह से। हम सब जानते हैं कि अभी उत्तर प्रदेश में जितने एसपी, डीएम, इवन थानेदार, 1500-1600 थाने हैं, लगभग 1000 थानेदार, एसएचओ जो है वो ठाकुर है, राजपूत जात के, और 46 एसएसपी और डीएम हर जिले के। और हाथरस में जो एसएसपी है वो उन्नाव में था उस समय जब कुलदीप सिंह सेंगर के चीजें चल रही थी। अब उससे आप किस न्याय की उम्मीद कर रहे हैं? और हमारे नेता कह रहे हैं कि नहीं, उसकी जो है सरकार को मदद करनी चाहिए। मदद और न्याय में फर्क ही नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये सब घटनाक्रम है जिससे हमें रूबरू होना पड़ेगा। हम कब तक खामोश रहेंगे? क्रीमी लेयर का सवाल आया, खामोश से हम, बेसिकली है क्या? आपको सत्ता संरचना से बाहर करने की चीजें। क्रीमी लेयर का सवाल, क्रीमी लेयर पर एक नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड जो है वो ऑलरेडी बना हुआ संवैधानिक संस्था है। इसी मोदी गवर्नमेंट ने उसको संवैधानिक दर्जा दिया, और उसके रिपोर्ट को न मानते हुए एक दूसरे हमने एक आयोग का गठन कर दिया, और उसकी रिपोर्ट मान करके हम क्रीमी लेयर को दायरा बढ़ाने जा रहे हैं, और उसमें जो है कृषक आय और सब कुछ जोड़ दे रहे हैं। तो आपको सोचना है कि आप कब तक खामोश रहेंगे और कब आपके अंदर खून खोलेगा, कब उबाल। मैं हिंसा की बात ही नहीं कर रहा। लड़ने का तरीका, बाबा साहब भी लड़े थे, पेरियार भी लड़े थे, ज्योतिबा फुले उस जमाने में लड़े थे, अब उस वैज्ञानिक सोच उनके पास थी। क्या आज हम कितने वैज्ञानिक हैं? और हमारी वैज्ञानिकता क्या है? जीरो है, जीरो।
अब वही चीज हमारे समाज में प्रचलित हो रही है। गोबर से एक कोई नहाता और पूरे समाज में फैला दिया जाता है, क्योंकि वो अब कोई भी हिंदू संगठन, आज कल की घटना हुई, कोई भी हिंदू संगठन जिसके नाम के आगे हिंदू लिखा है, बजरंग सेना, शिवसेना, फला फला कितनी सारी है, किसी के मुंह में आवाज नहीं है, जुबान नहीं है, उनकी जुबान कट गई है। लेकिन पद्मावत फिल्म में हो जाएगा पद्मावती के खिलाफ, तो वहां पर कड़ी सेना खड़ी हो जाएगी। और मैं तो आज इस माध्यम से, अपनी बात के माध्यम से आप लोगों से कह रहा हूं कि बहुजन अपनी ताकत को पहचानिए, और जिस भीड़ से वो लिंच करते हैं, आप खुद भीड़ में तब्दील होइए, बदलिए, इकट्ठा होइए। बहुत कायर लोग हैं, वो अपने गुलामी के इतिहास को भी, उन्होंने हमेशा स्वर्ण अक्षरों में अंकित किया है। कांचा इलैया ऐसे नहीं बात करते हैं बफेलो नेशनलिज्म की। गाय का उल्लेख हर जगह मिल जाएगा, लेकिन भैंस का नहीं मिलता है। उनका इतिहास हर जगह मिल जाएगा, हमारा इतिहास कुछ नहीं मिलता है। ये जो है आपको सोचना हो, तो बहुत बड़ी बात ये सब चीजें हैं कि हमको किसी न किसी रूप से सत्ता संरचना से या संसाधनों की दावेदारी से या फिर बहुजन संघ, मैं एनसी जो है क्रीमी लेयर के संदर्भ में बात कर रहा हूं कि आपको सत्ता और संसाधनों से की दावेदारी से बाहर करना है, आपको बहुजन संकल्पना को तोड़ना है। वो जब देख रहे हैं कि आप एकत्रित हो रहे हैं, कुछ न कुछ लेकर के आ जाते हैं। सबसे पहले बात, आप हिंदू होने के समस्या को समझिए। और इस पे मैं जब ये बात कह रहा हूं तो एक चीज और मैं कह दूं कि अभी मैंने पिछले दिनों एक वीडियो देखा, और आप सबसे मेरी अपील है कि हम सब जितने भी बहुजन चैनल हैं, यूट्यूब चैनल हैं, इन सबको आप सब लोग सब्सक्राइब कीजिए। नेशनल दस्तक के शंभू कुमार कह रहे हैं कि भाई मैं अब वीडियो बनाना बंद कर दूंगा, 10 लाख व्यूअर है उसके। लेकिन ऐसी क्या स्थिति आ गई कि उनको बंद करना, उनको भी इतने भी रोज थ्रेट कॉल आ रहे हैं, बंद करना पड़ रहा है। हम कौन से चैनल देख रहे हैं? हम वही कुत्तों को आपस में लड़ते हुए देख रहे हैं। एक कुत्ता भौंक रहा, बाकी लड़ रहे हैं। अर्णव गोस्वामी, गोबर पात्रा में उलझे हुए हैं। टीवी देखना बंद करिए, अपने चैनलों को सब्सक्राइब कीजिए अगर लड़ाई लड़ना है तो, सच को जानना है तो। बाकी सच आपको नहीं कोई दिखाएगा, कभी भी सच नहीं वो दिखाएंगे ना, सच बताएंगे। आप देख रहे हैं कि कल की घटना को, कल जिस तरह से डेथ हुई और रातों रात क्रिमेशन कर दिया जाता और कह दिया जाएगा कि आप हिंदू हैं, तो आप समझिए कि कौन से हिंदू शास्त्र में कहा गया है कि इस तरह से क्रिमेशन हो जाएगा। जब आपको मुस्लिम के सामने खड़ा हो जाएगा तो हिंदू हो गए। बहुत ही दुर्भाग्य। और ये सब दुर्भाग्य इसलिए हो रहा है कि हम कमजोर हुए या होते जा रहे हैं, हम गुलाम होते जा रहे हैं, हमारी सोच गुलाम होती जा रही है। तो 113-14 जो सांसद हैं वो खामोश बैठे हैं और मनमाने ढंग से सत्ता जो मन में आया करते चले जा रहे हैं। लोकतंत्र का रूप भी, लोकतंत्र खत्म हो गया। जो जो लोकतंत्र सहभागिता पर निर्भर होना चाहिए था, सहभागिता से चलना चाहिए था, उसमें सहभागी है कौन? हम आप गायब हैं। वोट देते थे, अब वोट भी नहीं रहे, अब तो मशीन आ गई। तो हर तरह से तो आपको अपनी चीजों, हर माध्यम का उपयोग करना होगा अगर चाहते हैं कि आपको लड़ाई लड़ना है। और ऐसे मीडिया के खिलाफ लड़ाई लड़ना है जहां पर सब कुछ आपके खिलाफ है, ना आपके पास पावर है, ना पूंजी है, ना सत्ता है, कुछ भी नहीं आपके पास। लेकिन आपके पास है, आपके पास ताकत है, आपके पास जन है, बहुजन है। उसकी ताकत का एक उदाहरण आपको कई मिल जाएंगे। वो उदाहरण क्या है? आपको सीए, NR6 के माध्यम से आप देख लीजिए, लोग बैठ गए वहां पर, इतने जबरदस्त आंदोलन चला, उसको लागू नहीं कर पाई है सरकार, मजबूत सरकार नहीं लागू कर पाई। ये आपकी ताकत है, इसको आप समझिए, जानिए। अगर हम सब जब सड़कों पर उतरे, हमारी 2 अप्रैल भारत बंद हुआ था, बात मानी गई थी। जब आप सड़कों पर आए, आपकी ताकत है, सड़कों पर उतरिए, आपकी यही ताकत है। और ये जितनी भी चीजें हैं, 5 मार्च एक रोस्टर आंदोलन हुआ, सब
सरकार झुक गई। कितनी कितने ऐसे उदाहरण दिए जाए कि जो सरकार ज्यों आप रोड पर आए तो वो इंतजार कर रही है कि इस माध्यम से आपकी ताकत को भी चेक करने की कोशिश करती है। समय समय पर वो बार बार आपको चेक कर रही है कि भाई हाँ ये जीवित है कि मर गए। तो इंतजार नहीं करना है। अगर आप सही मायने में हम बहुजन है, बहुजन समाज, या जो हमारे फ्रीडम फाइटर जो थे, हमारे जो नायक थे, अगर हम सही मायनों में उनको याद करते हैं तो ये आपको बहुजन यूनिटी बहुत जरूरी है। और इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि स्वार्थ एकदम ही नहीं होना चाहिए। स्वार्थ को तिलांजलि दे करके, तृष्णा, मैं गौतम बुद्ध के शब्द को यूज कर, तृष्णा को तिलांजलि दीजिए। पद प्रतिष्ठा छोड़िए, आपको है अपने समाज, पे बैक टू सोसाइटी, समाज के लिए करना। समाज रहेगा तो हम रहेंगे। इन सब छोटी छोटी बातों को आप अपने माध्यम से, आपका सोशल मीडिया, आपका इस समय हथियार, पावर और पूंजी के अभाव में आपका जो हथियार है वो है सोशल मीडिया। मोबाइल के रूप में आपके पास एक ताकत है, और आप अपने टारगेट ऑडियंस को तय करिए। और उस तय करने में आप उन सबके सामने अपनी अपनी छोटी छोटी चीजों को लेकर के प्रस्तुत होइए जाइए। मैं अभी गांव गया था, मैं वहां पर देखा कि बहुत लोग जो पिछड़े समुदाय के यादव, मैं हमारे गांव में ही है उनके यहाँ गया। मैं उनसे जब बात कर रहा था, उन किसी को पता ही नहीं था, जबकि उस दिन मंडल साहब की जयंती थी। उनको यही नहीं पता कि मंडल कौन। हम सबकी कमजोरियों के कारण ही पेरियार ललई जी ने क्या कहा था, ये बहुजन समाज नहीं, हिजड़ों का समाज, बिखरा हुआ समाज है, इनके यहाँ तो कुछ नहीं है। वो ताली बजाते रहेंगे, मांगते ही रहेंगे। पूना पैक्ट अभी गया है, पूना पैक्ट पर हम सब जानते हैं, लेकिन हमें उसके माध्यम से जो अपॉर्चुनिटी जो मिली है उसका हमें उपयोग अपने समाज को बनाने में, खड़ा करने में, जो पिछड़ गए उनके लिए, तभी आप लड़ाई लड़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश का क्राइम जो 2-3 सालों में बढ़ा, 2016, 17, 18 में, आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कम से कम, और कोई भी घटना हम सब जानते हैं कि बिना कोर्ट के रजिस्टर्ड ही नहीं हो रही। हाथरस की घटना को 3-4 दिन, 5 दिन लग गए एफआईआर होने में, और किस तरह से सेक्शन बदल दिए जाते हैं। यूपी में इस समय रोज 2 से 3 रेप हो रहे हैं। मैं तो रजिस्टर्ड की बात कर रहा हूँ, बाकी की तो आप छोड़ दीजिए, जो रजिस्टर्ड हो ही नहीं। तो ये जो एक है कि बेसिकली जिस तरह का चीजें निर्मित हो रही हैं, उस निर्मित से अगर हमें लड़ना है और उसको तोड़ना है, मुख्य धारा का मीडिया काम क्या कर रहा है? 3 चीजें, एमएमपी, माइंड, मनी और पॉपुलेशन। हम सब जानते हैं मुख्य धारा का मीडिया किया क्या? माइंड कंट्रोल कर लिया। सत्ता के सह पर टोटल आप क्या करेंगे वो निर्धारित कर रहा है। आपको कब दंगाई बनना है, कब लठ लेके, कब भीड़ बनना है, सब कुछ वो बता रहा है। आप बनते चले जा रहे हैं। आपके अंदर डर, भय सब भर दिया गया है, और लगातार ये सरकार यही कोशिश कर रही है। तो मीडिया का मुख्य 3 है। माइंड, पॉइंट को सबसे पहले कैप्चर किया, लगातार यही सब चीजें आपको दिखा रही है। इसको आप तोड़ सकते हैं अपने ही, आप इसके माध्यम से, आप जितने ही टीवी देखेंगे, मैं तो कह रहा हूं कि टीवी देखना बंद करिए। रवीश बहुत पहले से कह रहा है, मैं भी कह रहा हूं, टीवी देखना बंद करिए। फिर उसको कुचल दे, तोड़ फोड़ दीजिए, किसी को मत दीजिए, क्योंकि वो भी देखना शुरू कर देगा। उस डब्बे को आप तोड़ दीजिए। जब तक वो घर में रहेगा, आप इसीलिए सफल हो रहे हैं, क्योंकि हमको, आपको वो हमारा माइंड सेट बदल, वो माइंड सेट कर दे रहा है। हम रिमोट से हो गए। अब तो कौन, अब आप देख लीजिए कि कौन कौन दुकान खोलेगा, कब खोलेगा, कब क्या खुलेगा, सब हमें, हमारे हाथ में है ही नहीं। निर्धारित कहीं और से हो रही है। दुकान खोलना खुलेगी, दुकान बंद होना बंद, आपके हाथ में नहीं। यह भारत का महान लोकतंत्र, इस देश का महान लोकतंत्र। तो बहुत ही चीजें। अब दूसरा, मनी कंट्रोल, सब कुछ डिजिटल कर दिया गया, बचा क्या? बैंकों की हालत है, सब कुछ लूट के कोई भागे जा रहा है, कोई कुछ, कोई बेचे जा रहा है, कोई भागे जा रहा है। तो मनी डिजिटल पूरी एकदम मनी कंट्रोल हो गया। किसके हाथ में चला गया? पीएम केयर्स के नाम पर आपसे सब कुछ जबरदस्ती ले लिया गया। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में हूँ, वहां पर कहा जाता है कि हम पीएम रिलीफ फंड में भेजेंगे।
सब लोग उसके नाम पर देते हैं, हम लोग विरोध करते हैं कि अगर वहां जाएगा तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। उसके बाद उस नाम पर कलेक्ट करके यूनिवर्सिटी क्या करती है, रातों रात पीएम केयर्स में भेज देती। क्या कर लेंगे आप? विरोध हुआ? कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हम फिर एकजुट होकर के विरोध नहीं, क्योंकि उसमें भेजने वाले में ज्यादातर भक्ति है, पावर उन्हीं के हाथ है, भक्तों के हाथ में। तीसरा पॉपुलेशन। अब क्या होगा, स्थितियां जो है साफ है, जो माइंड मनी के माध्यम से जो चीज होगी, अब दो ही पॉपुलेशन बचेगी, उस कंट्रोल जा क्या होगा, एक राजा होगा और दूसरा गुलाम होगा। आप देख लीजिए कि लॉकडाउन में अंबानी बंधु जो है, अंबानी, मुकेश अंबानी एशिया में सबसे धनी हो जाते हैं, रिचेस्ट मैन हो जाते हैं, जबकि सब कुछ लॉकडाउन में सब कुछ ठप होता चला जा रहा है, उनका प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो अब एक राजा हो जाएगा, गुलाम। ये पूरी तरह से मीडिया जो है इस खेल का भागीदार। इसीलिए कहा ना कि ये बेसिकली हुनर है इनके अंदर, ये कुत्ता बन चुके हैं। वफादारी नाम की भी चीज नहीं है, ये वफादारी वहीं पर करेंगे अगर करना भी होगा। ये अपने समाज के प्रति वफादार नहीं है, सत्ता के प्रति, जहां पर इनको रोटी मिल रही है उसके प्रति वफादार है। तो हम हमारे नायक क्या कहते थे, बहुजन नायक जो थे क्या कहते थे, इसके लिए अगर बाबा साहब की बात करें तो एक बेहतर समाज के निर्माण की बात करते थे, या ज्योतिबा फुले बेहतर समाज के निर्माण की बात करते थे। किसी को, कबीर को ले लीजिए, रविदास को ले लीजिए, बेगमपुरा का संकल्पना क्या है, यही है बेहतर समाज की, जहां पर किसी को गम न। तो और लगातार इसके लिए उन्होंने संघर्ष किया। लेकिन स्वतंत्रता के बाद हमने क्या किया, हम इंतजार करते हैं कुछ घटने का, कुछ होने का। इंतजार मत कीजिए, आपको अपनी लड़ाई, मैं बार बार, अपनी लड़ाई, आपको अपनी तटस्थता आपको खुद तय करनी पड़ेगी कि आप कितने तटस्थ हैं, अपने प्रति हुई, अपने समाज के लिए हुई, अपने लोगों के लिए हुई है, तटस्थ बनिए, ईमानदार बनिए, समाज हित के लिए काम। घटना का इंतजार मत करिए। तो बहुत ही यह जो है जिस तरह से, इसलिए बाबा साहब उस जमाने में उन्होंने कहा कि मैं तो मूर्ति भंजक हूं। जब वो व्यक्ति पूजा, गांधी वहां पर्सनालिटी कल्ट उभर, लगातार जो है पूना पैक्ट के बाद जो स्थितियां बनी, लगातार गांधी गांधी चारों ओर होता, बाबा साहब लगातार संघर्ष कर रहे थे समाज को बेहतर बनाने के लिए, सामाजिक मुद्दों को ऊपर, कि भाई बिना सामाजिक जो यहाँ पर भेदभाव है जिस तरह का, उसको दूर किए राजनीतिक सत्ता का कोई मायने नहीं, और इसके लिए संघर्ष किए। तभी उन्होंने इसी संदर्भ में कहा था कि मैं तो मूर्ति भंजक हूं, और इस हेट से वो हमेशा ऊर्जा लेते हैं और इस तरह की चीजें करते रहते हैं। तो हम आप कहां पर हैं, इन सब चीजों को जब तक नहीं समझेंगे आप, मैं फिर दोहरा रहा हूं कि आप विरोध की ताकत, अपनी ताकत को जानिए, बहुत पोटेंशियल है। एक बार सड़कों पर उतरेंगे सब कुछ बदल जाता। तो ये लोकतंत्र और संविधान को भी बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। उनको संविधान, जीभ काट ली गई, मैंने इसलिए कहा कि जीभ काट लेना क्या समझ रहे हैं, कल्पना कीजिए तो उस समय क्या स्थिति रह रही है कि जब हम 21वीं 22वीं सदी में जीभ काट ली जा रही, नाक कान तो कट ही रहे, मुहावरा। तो बहुत ही दुर्भाग्य है, जिसमें हमारी ताकत है वो क्या है, यूनिटी। आपको हर चीज छोड़ करके आगे बढ़ना होगा, एक होना पड़ेगा, और अपने समाज के उन लोगों को पहचान भी करना होगा कि कौन क्या है। कोशिश करिए लगातार उनको पहचानने की, उनको जानने की, उनको आगे लाने की, क्योंकि हमारा टारगेट और ऑडियंस क्या वो है, उनका माइंड जो है बहुत ही आसानी से वाश किया जा रहा है। जो इस लेवल के समझदार नहीं है, जो इस तरह की चीजों को नहीं समझ सकते हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है कि हम बाकी चीजों को समझना ही नहीं चाहते, ना समझने दिया जाता। मैं अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, रोस्टर का इशू मैंने, तो हम लोगों की अभी पहली पीढ़ी हायर एजुकेशन में आई है,
और इस तरह के सवाल जवाब अपने नायकों को पढ़ाना शुरू किया, बात करना शुरू किया, पूरा ब्राह्मणवाद में खलबली मच गई। और इसको पूरा रोस्टर को खत्म करके ही इसको भागीदारी, आपकी भागीदारी को ही खत्म करना चाहते। लगातार संघर्ष जारी है रोस्टर के बाद अपने प्रतिनिधित्व को लेकर। तो बहुत जो काम, आप एक बात कान खोल के समझ लीजिए कि ब्राह्मण जो वो इस सिस्टम को बनाए रखने के लिए 100 साल हमसे आगे सोचता है। तो आपकी चुनौती किससे है? बहुत ही सिंपल से जो है उसको आप एकदम समझिए, क्योंकि आज तक उन्होंने कोई इन्वेंशन किया ही नहीं और उनको सारी एनर्जी, सारी वैज्ञानिकता, सारी, इसलिए तो वो दूसरे पर राफेल आ जाता है, बाजा गाजा बजाते हैं और नीबूले के पीछे पड़ जाते हैं कि भाई नहीं, कुछ नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने पूरी की पूरी एनर्जी जो लगा रखी है वो सिर्फ और सिर्फ कि यह सामाजिक जो श्रेणी क्रम है, जो जातिवाद है, वो बना रहे। तो इसलिए आपकी लड़ाई, मैं बार अभी फिर कह रहा हूं कि वो 100 साल पहले की सोचते हैं, हमसे आगे कितना आगे सोच रहे हैं, केवल ये सोचते हैं। उनको इससे नहीं मतलब है कि देश में हम मेट्रो बनाए, हम कंप्यूटर बनाए, हम ये बनाए, राफेल बनाए, हम, उनको इससे फर्क नहीं। हम तो कह रहे हैं कि भाई हम लोग मेहनत, जो उत्पादक वर्ग है, जो श्रमशील वर्ग है, यानी बहुजन वर्ग, वो अपनी ताकत को ही नहीं पहचानता। हमारे श्रम पर ये देश खड़ा हुआ है, ये भी जानिए। और ये सब चीजें क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि इसको आप अपने चैनल, आप अपने अलग अलग हर माध्यम पर आपको बोलना है, आपको लिखना है, खामोश नहीं रहना। गुलामों को छोड़ दीजिए, उनकी भाषा, उनको चैलेंज करिए, उनकी भाषा। अब हमें भाषा भी, मैं तो कह रहा हूं कि बजे साथ साथ हमें अपनी भाषा भी बदलनी पड़ेगी। लड़ाई लड़ना है तो आपको भाषा भी बदलनी पड़ेगी। और विशेष कर एक दोहरा दूं कि अब आप इन सब चीजों से, जो डरपोक, गरीबी, लाचार, नपुंसक बनने की जरूरत नहीं है। इन सब से जो आपकी ताकत, वो है आप उस ताकत को पहचानें। सम्मान की लड़ाई जरूरी है, सम्मान का होना जरूरी है। अगर आपके अंदर सम्मान नहीं है तो फिर आपको खुद तय करना पड़ेगा कि आप क्या। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाया था स्वामी पेरियार नायकर ने, और आज भी वही है। आत्मसम्मान की लड़ाई है, अपने हक हकूक की लड़ाई है। पूरा आप लॉकडाउन में देखा कि किस तरह से कौन लोग चल रहे थे। हम सब लोग मदद करने के लिए वो आगे आए, लेकिन चल कौन रहे थे, उनका क्या, पूरा मुख्य धारा का मीडिया गायब रहा। लहूलुहान सारा जो भी है चीजें हमने किया, बहुजन समाज आगे आया। खून से लथपथ लोग सड़कों पर चल रहे थे, पैरों से लेकर के। कोई भात के लिए मर जा रहा, कोई मेढक खा रहा, कोई चूहा खा रहा, कोई घास खा रहा है। हम ये 21वीं 22वीं सदी की बात कर रहे हैं। मजबूत सरकार, अच्छे दिन, अच्छा। कौन ये सब झूठ का प्रचार कौन कर रहा है? मीडिया, मुख्य धारा का मीडिया। इसलिए कह रहा है कि इन आपका निर्माण ही झूठ पे किया जा रहा है, और उस झूठ में आप खुद, और कुछ हम नहीं सीख रहे, हम भी झूठ बोलना सीख रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है इन सब चीजों से टकराना, इन सब चीजों को जानना और अपनी ताकत को पहचानना। और हमारी जो आप ये बार बार कोशिश करते हैं कि आप सांस्कृतिक, सो कल्चरल, जो सांस्कृतिक जो कहा जाए, उसमें आप उलझे रहे, उस जड़ताओं में फंसे रहे। आप पौराणिक, इसलिए अचानक ये कारण नहीं है कि एकाएक बहुतायत हो गई है टेलीविजन पर पौराणिक धारावाहिकों की। कहीं गणेश, कहीं शिव, कहीं कृष्ण, कहीं हनुमान। समझ में नहीं आ रहा कि कौन देख रहा, किसको दिखाया जा रहा है। आपको दिखाया जा रहा है कि आप पढ़ना लिखना छोड़ करके इन सब चीजों में बने रहे, इन सब चीजों में ही उलझे रहे। तो ये बहुत ही सोची समझी चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग जो सोच रहे हैं कि इसी को सोचने की जरूरत है, तभी आप संविधान को बचा सकते हैं, तभी आप अपने अपने आप को बचा सकते हैं, तभी आप अपने सम्मान को बचा सकते हैं।
ये सब चीजें जब तक आप नहीं है तब तक आप इसलिए एक इसमें मैं कुछ चीजों का मैं कहूंगा, जो आह्वान करूंगा आप लोगों से कि भाई जो जो लोग सुन रहे हैं या जहां तक मेरी बात पहुंचे, उन लोगों को ये समझना होगा कि हम सबसे पहले बात की अपने नायकों को पहचाने, उनके उनके साहित्य को पढ़ें और उनको पढ़ाएं। हम छोटे छोटे, आप बाबा साहब का अगर हम मीडिया बात कर रहे हैं तो भाई आप खुद समझिए कि 1920 में मूक नायक ने उन्होंने निकाला था, 100 साल हो गए, शताब्दी बनाई। बहिष्कृत भारत 1924 में निकाला, कितने बड़े पत्रकार थे कि किस किस लिए निकाला? अपने लोगों को अपनी बातों को पहुंचाने के लिए। हम सब लोगों को पत्रकार बनना पड़ेगा। अब ये समय आ गया है कि अपनी ताकत को पहचानिए, पत्रकार बनिए। ऐसे पत्रकार मत बनिए जो आजकल जो टुकड़ों पर पलते हैं, टुकड़ों के पीछे भागते हैं। मैं इसलिए कहा कि तटस्थ ईमानदार अपने लिए होइए, अपने समाज के लिए होइए, एक पत्रकार बनिए। सबके अंदर पत्रकारिता का गुण भरा हुआ है। तब आप अपने समाज को जड़ता से, सांस्कृतिक उससे बाहर निकाल सकेंगे। आप हिंदू के बुलावे को बाहर, हिंदू के जो है उसको समझ जाएंगे कि ये बार बार आपको हिंदू क्यों कहते हैं। हिंदू जब जरूरत पड़ती हिंदू क्यों बना देते हैं। मुस्लिम, जिनको मैंने शुरुआत में कहा कि वो भी शूद्र हैं, वो भी अछूत हैं, यही लोग कन्वर्ट होके गए हैं। बाकी तो खान पठान वो अब भी पावर में है, सत्ता में है, दलाली कर रहे हैं, वो अभी दलाली कर रहे हैं। सबका नंबर आएगा। इसलिए बहुत ही जरूरी है कि सब लोग पत्रकार बनिए, ग्राम पंचायत लेवल से शुरू करिए। मैं तो कह रहा हूं कि आपका जो है इस मीडिया का विकल्प आप है। आप सोशल मीडिया के माध्यम से ग्राम पंचायत लेवल से शुरू करिए। आप जहां रहते हैं, जहां पे चीजें हैं, वहां से आप खुद व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, फेसबुक से जोड़िए, उनको समझाइए और ऐसे मैसेज भेजिए, अपने जो नायकों के साहित्य को भेजिए, छोटे छोटे उनके विचारों को भेजिए। जब भी मौका मिले आप जाके बात करिए। मैं बताऊं, मैं पिछले 2 सालों से लगातार एक काम कर रहा हूं। मैं जाता हूं जब भी घर में, मेरे छोटे भाई और बहू दोनों जो है प्राइमरी स्कूल में, प्राइमरी स्कूल को आप टारगेट करिए जहां भी, उसकी उसमें पढ़ने वाले कौन है? हमारे अपने समाज के बच्चे, अपने बच्चे हैं, बहुजन बच्चे हैं। बाकी तो सब पब्लिक स्कूलों में। आप उन मैं वहां पे जो काम कर रहा हूँ उनके माध्यम से प्रिंसिपलों की मीटिंग करता हूँ, उनको समझाता हूँ। एक एक स्कूल पर कई बार मीटिंग करके हम जाते हैं और इतना परिवर्तन मैंने देखा कि वो अब जो बच्चा नहीं आता उनके पेरेंट्स के पास जाते हैं। आपको मिड डे मील के माध्यम से उन बच्चों को कटोरा थमाया है, उनमें मैंने परिवर्तन देखा। अब वो कटोरा लेके नहीं आते हैं। मेरे भाई का जो जिस स्कूल में प्रिंसिपल है उसमें अब कटोरा लेके बच्चे नहीं आते हैं, वो पढ़ने के लिए आ रहे हैं। तो अपनी चीजें, आपको अपनी एनर्जी लगानी, बस इस को समझना होगा और ये समझाने के लिए आपको जुड़ना होगा। किससे जुड़ेंगे? आप अपनों से जुड़ेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा मुख्य धारा की मीडिया का टारगेट वही है और उसी को हमें भी टारगेट करना, और इसलिए करना है कि आप उनको सही मायने में शिक्षित कर। मैं बार बार कह रहा हूं कि अभी हम बाबा साहब के 2-3 जो है मंत्र हैं, उनमें से हम केवल एक संगठन में गोल गोल घूम रहे हैं, बिना शिक्षित हुए घूम रहे हैं, और संघर्ष की तो बात ही मत करिए। हम अपनी ताकत को ही नहीं समझ पा रहे। तो अंत में मैं सिर्फ और सिर्फ इतना ही कि एक विकल्प के रूप में जो हमारे पास है, जो बहुत पावर है सोशल मीडिया में, और हम में भी बहुत पावर है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप प्रशांत भूषण के केस में देख लीजिए, आप सीए एनआरसी के केस में देख लीजिए। 17 सितंबर को जो आपने सबने बेरोजगार दिवस मनाया, उसका परिणाम आपको यूपी में दिखेगा, जहां पर संविदा कर्मियों को बाहर कर दिया गया था। योगी जैसी सरकार, उसको पीछे कदम हटाना पड़ा। तो आप, ये है आपकी ताकत। तो आप अपने सारी चीजों को, मैं कह रहा हूँ कि ग्राम छोटे लेवल से शुरू करना है, माइक्रो लेवल से आपको शुरुआत करनी है, और उनको बीच में आपको जाकर के इन सब चीजों को, चुनौती कौन है, किससे है, ये भी बताना जरूरी है, समझना जरूरी है। पूंजी और पावर के अभाव में जो चीज है, मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि पूंजी और पावर हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास सोशल मीडिया है। आप डाटा का खर्च जो है, जो डेटा मोबाइल में भराते हैं, उसको
इधर उधर के कामों में मत यूज करिए, अपना छोटे छोटे वीडियो बनाइए, ज्यादा लंबा बनाने की भी जरूरत नहीं, अपलोड करिए, लोगों के बीच में जाइए, बताइए। बहुजन, मैंने शुरुआत में ही कहा कि बहुजन चैनलों को सब्सक्राइब करिए, टीवी को देखना बंद करिए। हम अपने इतिहास, हमारी उत्पादकता, हमारा श्रम, हमारी ये ताकत है, इसको प्रचारित प्रसारित करिए। इसलिए मैंने कांचा लैया की बात की कि भाई भैंस का इतिहास होना चाहिए, हमारा इतिहास होना चाहिए। गाय का ही मिलता है, जो गाय वो खाते थे आज वो पूजक हो गई, उसके नाम पर पूरा जब चाह रहे हैं किसी को मार दे रहे हैं। तो ये बहुत ही स्वार्थ और जो है अपने समाज के लिए, समाज के प्रति जिम्मेदारी और स्वार्थ त्याग, इन सब चीजों से आपको अपने आप को तैयार होना है। और अंत में मैं ये कहूंगा कि आपको भाषा भी अपनी बदलनी पड़ेगी। जो आपको मिला है उस भाषा को लौटाइए। दलित साहित्य क्या कहता हमें तो यही भाषा, जब भाषा का सवाल खड़ा किया गया तो दलित वही भाषा सबने क्यों कहा साहित्यकार, भाई जो हमें मिला हम तो वही लौटा रहे हैं। तो सोशल मीडिया में भी वही, कोई मर्यादा नहीं है किसी भी तरह की, आपको जो मिला उसको लौटाइए। ये जो है टीट फॉर टैट वाली भाषा समझते हैं, क्योंकि ये बहुत कायर नपुंसक है सर, क्योंकि हमेशा गुलामी के इतिहास को इन्होंने हर समय एक भी चीज बताइए। इनका महान कवि तुलसीदास है, उस समय क्या हो रहा था कहीं उसने कुछ लिखा है? किसी का भी उठा लीजिए, जब यहाँ पर उसमें मुस्लिम आक्रमण होता कहीं कुछ लिखा ही नहीं, उस महान हो गए। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आप खुद, हमें आपको सामने खड़ा करना पड़ेगा, ले जाना पड़ेगा, तब लोगों की आंखें खुलेंगी। तो ये है मेरे कुछ, तभी हम इन सब चीजों से लड़ सकते हैं, समझ सकते हैं। बाकी मैं अंत में केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि भाई जो मुख्य धारा का मीडिया है उसके लिए एक दो बातें कह करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। शैली जी, उनके बारे में किसी ने कहा है, किसी का शेर है, मशहूर शेर है कि लश्कर भी तुम्हारा है सरकार भी तुम्हारी, लश्कर भी तुम्हारा है सरकार भी तुम्हारी है, तुम तुम झूठ को सच लिख दो अखबार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो अखबार भी तुम्हारा है। ये है आज का मीडिया जो, और लेकिन मैंने जितनी बातें कही उसमें आ, हम बहुजन, हमारी अपनी ताकत को हमें जानना है, हमें अपने साहित्य को पढ़ना है, समझना है। इसलिए अगर मैं अंत में आदम गोडवी की जो एक कविता, बड़ी लंबी कविता है, इसमें वो कहते हैं भाई जो कल घटना हुई उसी पर दो लाइनें उनकी है, मुझे याद आ रही है कि आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको, मैं चमारों की गली। तो ये है, तो बेसिकली हम, ये हमारा साहित्य है। इन सब चीज बहुत बड़ी कविता है, इसको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, ताकि हम बाकी जो कल हुआ वो पूरा ही बहुत पहले आदम गोंडू साहब ने लिख रखा है इसको। तो आप लोगों ने सुना, कहने को तो बहुत कुछ है, आप सब लोग वैसे